गाइस, हमारी लाइफ हमारे लिए कितनी कीमती है, इस बात का एहसास हमें उस वक्त होता है जब किसी के मुंह से किसी के भी कैंसर जैसी सीरियस डिजीज से सफर करने की बात सुनते हैं। और ये सुनकर हम खुद भी सहम जाते हैं, ये सोचकर कि इसके आगे अब क्या। वेल, हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। एंड आज वर्ल्ड कैंसर डे के इस खास मौके पर हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होकर अपने घर परिवार की आधार महिलाओं से जुड़े कैंसर के खतरों पर बात करेंगे विद द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कैंसर इन वुमेन। वैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बार के अंतरिम बजट में बड़ा फोकस दिया फीमेल्स की हेल्थ को। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी अपने बजट में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए बड़ा ऐलान किया था, जिसे अभी जानेंगे हम आगे अपने वेबिनार में थोड़ा गहराई में उतरकर। पर उससे पहले आपको मिलवा दूं आज अपने वेबिनार पर इनवाइटेड गेस्ट से। तो स्वागत करते हैं कानपुर के द पनेशिया हॉस्पिटल की सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रीति शुक्ला जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब स्वागत करते हैं आपका बहुत बहुत अपने इस वेबिनार पर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि आज मैं इस बातचीत का हिस्सा बन पाई हूँ। बिल्कुल, यू मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। सो आज डॉक्टर प्रीति के साथ अपने इस वेबिनार पर जानेंगे कैंसर और स्पेशली महिलाओं में कैंसर से जुड़ी कई बातें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने व्यूअर्स से कि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, हर वो जरूरी बात जो डर या हिचक की वजह से आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो फिलहाल बने रहें हमारे वेबिनार के साथ। यहाँ पर मिलेंगी अभी आपको कैंसर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी और स्पेशली महिलाओं में कैंसर से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। तो चलिए अपने आगे बढ़ाते हैं अपने इस सेशन को एंड शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब से सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे। डॉक्टर साहब, हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर आज कैंसर की, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए उनको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आफ्टर ऑल क्या होता है ये कैंसर, किस तरह की डिजीज है ये। देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें कि जो हमारी बॉडी में लगातार जब से हम जन्म लेते हैं सेल्स बनते हैं, उनकी एक डेफिनेट लाइफ होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं और वो एक कंट्रोल्ड वे में उनका प्रोलिफरेशन होता है, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो। जी। लेकिन जब कैंसर होता है, किसी भी ऑर्गन को कैंसर अफेक्ट करता है, तो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होता है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं बचता है। वो 2 दूनी 4, 4 4 4 16 और 64 इस लेवल पे मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। मतलब अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इज बेसिकली जिसको कि हम कैंसर कहते हैं। और वो किसी भी पार्ट, किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर लेता है। जब ऐसा अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होने लगता है, तो वो ट्यूमर या गांठ का शेप ले लेता है, क्योंकि इतना ज्यादा सेल्स बनता है तो वो गांठ बन जाती है। उसको ही हम कैंसर का नाम देते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या किन्हीं खास केसेस में ये जेनेटिक भी हो सकता है? हाँ, काफी कुछ कैंसर्स का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जिनका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है, जिसमें कि BRCA1 BRCA2 जीन्स की प्रिडोमिनेंस आती है। तो ऐसे कैंसर्स जो फैमिली में रन कर रहे होते हैं, जिसमें कि अगर किसी की मदर को हुआ हो, या किसी की मौसी को हुआ हो, या किसी की नानी को हुआ हो, तो ऐसी कंडीशंस में कई बार वो जीन्स पास ऑन हो जाती हैं, और ऐसी कंडीशंस में ये कैंसर को हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का नाम दे सकते हैं। ओके, सो इसके जेनेटिक होने के क्वेश्चन इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं महिलाओं से जुड़े कैंसर की, और जो महिलाएं हैं अगर उनसे ये होने वाले बच्चे में जाता है तो ऑब्वियसली ये खतरनाक हो सकता है। सो डॉक्टर साहब, इसके आगे बढ़ेंगे कि इस साल की जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है, दैट इज टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। अपने वेबिनार को और आगे बढ़ाने से पहले इस थीम को आपसे समझना चाहेंगे, इसको अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। यस, टुगेदर वी आर चैलेंजिंग द लीडर्स इन पावर। दैट इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि कैंसर बीमारी जो है वो ना तो गरीबी देखकर आती है, ना अमीरी देखकर आती है, ना कोई नस्ल देखकर आती है,
ना देखकर आती है कि हम गरीब देश के हैं, कि हम अमीर देश के हैं, कि हम मध्यम वर्गीय हैं, कि हम उच्च वर्गीय हैं। तो फिर कैंसर ट्रीटमेंट में डिस्पैरिटी क्यों? एक गरीब आदमी को भी वही सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो हम अगर शुरुआत करें डिटेक्शन से लेकर, प्रिवेंशन से लेकर, डिटेक्शन से लेकर और ट्रीटमेंट से लेकर, तो सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको एक समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल। लाइक अगर हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो वहां पर कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस ज्यादा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है। एक ये डिस्पैरिटी जैसी है। तो जो इसमें मैसेज है कि टुगेदर वी आर चैलेंजिंग द लीडर्स इन पावर, दैट मीन्स जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये आवाज उन तक पहुंचाने का एक प्रयास है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि सबको उसको अप्रोच कर सके, हर आदमी उसको अप्रोच कर सके, भले ही वो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हो या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बात हो या ट्रीटमेंट से रिलेटेड बात हो। तो ये एक आम आदमी की आवाज है लीडर्स के लिए, जो लोग पावर में हैं, जो गवर्नमेंट के लिए, कि प्लीज कम अप विथ सच पॉलिसी कि हम सबको वो मिल सके। और जैसा कि अभी आपने कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में एचपीवी वैक्सीनेशन पे जोर दिया है, तो वो शायद वो एक आवाज ही है जो एक लीडर्स तक पहुंची है और जिसका ये रिस्पॉन्स आया है कि एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट सीरियस हो गई। डॉक्टर साहब, इसी के साथ फिर हम लोग आगे भी उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है तो इसके आगे भी वो और स्टेप्स लेगी, सो दैट कि जो कैंसर है वो अगर किसी गरीब तबके के शख्स को है तो वो भी उसका क्योर करा सके और अपनी जिंदगी को बचा सके। बिल्कुल बिल्कुल। बट डॉक्टर साहब फिर भी जैसे क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी अवेयरनेस को लेकर भी टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें करती है। अब जैसे ये वर्ल्ड कैंसर डे है तो इसके पीछे भी जो बेस है वो यही है कि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। तो इतनी अवेयरनेस के बाद भी कैंसर पेशेंट्स की संख्या अभी भी बढ़ रही है, तो इसके क्या रीजंस जिम्मेदार हो सकते हैं? देखिए, कैंसर जैसे कि एक आपने कहा है जेनेटिक कॉज, दूसरे कैंसर के कई और कॉजेज होते हैं। कई बार वायरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे कि एचपीवी वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट सीरियस हो गई है बिकॉज वो कैंसर सर्विक्स, कुछ कैंसर सर्विक्स ऐसे हैं जो एचपीवी वायरस की वजह से होते हैं कि वो 16 और 18 स्ट्रेन की वजह से हो रहे हैं। बाकी ये है कि टोबैको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कैंसर, ओरल कैंसर्स करने के लिए, लंग कैंसर करने के लिए, किडनी के कैंसर्स करने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स करने के लिए। Then alcohol is a very major cause of more or less all these cancers only. और अगर हम अब ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हमारी जो चेंजिंग लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल जिस तरह से चेंज हो रही है, फीमेल्स का अल्कोहल लेना, स्मोकिंग की तरफ बढ़ना, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है शादियां लेट होना, बच्चे लेट होना। तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है। ब्रेस्ट कैंसर कहते थे कि जो लेडीज ब्रेस्ट फीड कराती थी उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता था। तो हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिव इन ब्रेस्ट कैंसर। तो आज की जो लाइफस्टाइल हुई है, लेट मैरिजेस, देन नो ब्रेस्ट फीडिंग, all these are causing they are indirectly or directly affecting the causation of breast cancer. तो और बाकी कुछ वायरसेस भी होते हैं जिसका मैंने आपको जिक्र किया, कुछ लिम्फोमास होते हैं जो वायरसेस की वजह से होते हैं। तो मल्टीफैक्टोरियल है कैंसर का कॉज, और कई बार कभी कभी कोई कॉज डिफाइंड नहीं भी होता है। लाइक जो लोग टोबैको नहीं खाते उनको भी कैंसर निकल के सामने आ जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब किस तरह के कॉजेज जिम्मेदार हो सकते हैं? यस, कि लोग जैसे कहते हैं कि सपोजिंगली जैसे सपोजिंगली कोई अगर टोबैको नहीं लेता है और फिर भी उसको ओरल कैंसर निकल के आ सकता है, तो उसमें एक तो हो सकता है उसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही हो, जो फैमिली में कैंसर रन कर रहा हो। दूसरा, कोई एक इल फिटेड डेंचर रहा हो उसका, जो लगातार मुंह में उसको इरिटेशन कॉज कर रहा है, लगातार ट्रॉमा कॉज कर रहा है।
कोई ऐसा दांत, मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा दांत जो लगातार ट्रॉमा कॉज कर रहा है, या शार्प टीथ है जो लगातार ट्रॉमा कॉज कर रहा है, तो उसकी वजह से ओरल कैंसर्स डेवलप हो जाते हैं। ओह माय गॉड! मतलब ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये अगर हम लोग हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सी छोटी माइनर सी चीज़ें होती हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं कि हमारे मुँह के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई टीथ है जो बार-बार कोई ज़ख्म बना रहा है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, बट वो जी भी कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे एक्सपर्ट के साथ हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमारी बॉडी के साथ होने वाले छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नो कि जी कौन-सी प्रॉब्लम कौन सा कैंसर या किस तरह की बड़ी डिज़ीज़ का रूप ले ले। जी 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 तो डॉक्टर साहब पिछले दिनों हुई एक स्टडी में भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि जी। हम लोग जब कंपैरिज़न करें मेल्स का फीमेल से, तो मेल्स के कंपैरिज़न में फीमेल्स कैंसर की ज़द में ज़्यादा आती हैं। तो अगर ऐसा है, तो ऐसा क्यों? इसके क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? अ, देखिए, कुछ अंडर डेवलप्ड एरियाज में अगर हम बात करें तो फीमेल्स की एक टेंडेंसी होती है इग्नोर करने की। जो वार्निंग सिग्नल्स की मैंने बात करी, जो हमारा जी, जी। शरीर एक वार्निंग सिग्नल्स देता है, कई बार क्या फीमेल्स की हैबिट होती है कि इग्नोर करने की। ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट में गांठ होने के बावजूद लोग अप्रोच नहीं करते हैं प्रॉपर डॉक्टर को, और होम्योपैथी और आयुर्वेद के चक्कर में फंस जाते हैं, क्योंकि शायद उनको कहीं ना कहीं ये कंसोल कर दिया जाता है कि हम दवा से गला देंगे। दवा से गला देंगे तो उनके दिमाग में ये रहता है कि कॉस्मेटिकली एवरीथिंग वुड बी ओके और ये गांठ चली जाएगी और दर्द भी नहीं करती है, कोई तकलीफ है नहीं मुझे, तो अननेसेसरीली हम किसी डॉक्टर के पास क्यों जाएं। एक ये रीजन होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में उसका डिटेक्शन नहीं हो पाता है तो मैनेजमेंट मुश्किल हो जाता है, और फिर बाद में हम चाहकर भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी या ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं और उसको कॉस्मेटिकली नहीं सेव कर पाते हैं। इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग होती है, लेकिन उसको वो नॉर्मल मान लेती हैं और आयुर्वेद और होम्योपैथिक के चक्कर में फंस जाती हैं। तो शायद यही सारे रीजंस हैं कि फीमेल्स यूजुअली एडवांस्ड स्टेज में प्रेजेंट करती हैं आगे इन कंपैरिजन टू मेल्स। तीसरा फाइनेंशियल रीजंस भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तभी मैंने कहा कि जो शाउट आउट टू लीडर्स यही है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम मुहैया कराना चाहिए, जिससे कि लोगों के लिए वो अप्रोचेबल हो जाए डॉक्टर तक पहुंचना। सो डॉक्टर साहब मतलब बिल्कुल सही कह रही हैं आप क्योंकि फीमेल्स का नेचर भी ऐसा होता है कि अगर इकोनॉमिकल कंडीशन है या कुछ ऐसा है तो उसको इग्नोर कर देना कि नहीं ठीक है अभी जी तो चल जाएगा काम। जी बट जी जी अगर इस तरह की कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो भी तो फिर जी। उनको क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या जनरल नॉर्मली अपने जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जाना चाहिए या किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या तुरंत टेस्ट कराना चाहिए? जो सबसे देखिए, फास्टेस्ट स्टेप होगा वो क्या हो? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको आज एक बहुत छोटी-सी इस चीज़ सिखाना चाहूँगी अपनी सारी जी। फीमेल्स को। एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन टेक्निक होती है, जो आप अपने हाथों से हर महीने ब्रेस्ट एग्ज़ामिन करके आप खुद भी पता लगा सकती हैं कि कहीं कोई गाँठ या कोई लम्प या कोई मास तो नहीं है। वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन टेक्निक जो होती है, वो यूजुअली हर महीने पीरियड्स के बाद चौथे या 5वें दिन आप लेटकर या शीशे के सामने खड़े होकर पहले एक ब्रेस्ट में फिर दूसरे ब्रेस्ट में आप अपनी उँगली के पोरों से कर सकती हैं। उँगली के पोरों से आप एक सर्कल बनाते हुए चारों तरफ ब्रेस्ट के निपल से स्टार्ट करते हुए पूरा आउटर ब्रेस्ट तक आप जाएं, धीरे धीरे हर पॉइंट पर एक छोटा छोटा सर्कल बनाते हुए चले जाएं। एक पूरा सर्कल तो बनाना ही है, बट अपनी इन उंगली के पोरों से आपको एक छोटा छोटा सर्कल बनाना है निपल के अराउंड। पहले एक सर्कल बनाना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सिमिलरली आपको दूसरे ब्रेस्ट में भी वही करना है। पहले आपको अपने दोनों ब्रेस्ट एग्जामिन करने हैं, दोनों देखना है कि दोनों में कोई अंतर तो नहीं है। निपल को एग्जामिन करना, निपल में कोई घाव तो नहीं है, निपल अंदर की तरफ खिंचा हुआ तो नहीं है, कहीं कोई स्किन में कहीं कोई रंग में कोई अंतर तो नहीं आ रहा है, कोई कलर चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। चौथा, फिर आपको अपने हाथों से अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है। आप खड़े होकर कर पाए, आप लेट कर पाए, आप जैसे कर पाए जिसमें आप कंफर्टेबल। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेक्निक हर फीमेल को अपने पीरियड्स खत्म होने के चौथे या 5वें दिन
हमेशा करनी ही करनी चाहिए। अगर वो कोई छोटा सा 2 सेंटीमीटर्स की भी गांठ होगी तो आपके पकड़ में आ जाएगी। अगर आपको महसूस होती है, नॉर्मली देखिए ब्रेस्ट एक नॉटी स्ट्रक्चर है, गांठ जैसा फील होता है, लेकिन अगर आप उंगली के पोरों से करेंगे तो आपको वो गांठ फील नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई गांठ फील हो रही है तो आप अपने किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर को, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर हो, उसको जाके आप दिखा दें। और अगर उनको लगता है कि किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट को रेफर कर देंगे। नंबर 2, आप डायरेक्टली कैंसर स्पेशलिस्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, कैंसर के डॉक्टर के पास जाने में डरना नहीं चाहिए। अगर बीमारी नहीं होगी तो जबरदस्ती तो कोई बीमारी नहीं बना देगा, इसलिए डरिए मत, डरिए नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। अगर आप जाओगे तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपको नहीं है। मान लीजिए कुछ गॉड फॉरबिड ऐसी कंडीशन निकल आती है कि हाँ आपको गांठ निकल आती है, तो एटलीस्ट आपको डायरेक्शन सही मिलेगा, बिल्कुल आपको दिशा सही मिल जाएगी कि अब क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सही कह रही थी। एंड जो शुरुआत में मैंने अपने व्यूअर से बात कही थी, द सेम थिंग, कि जिनके मन में थोड़ी सी भी झिझक है या थोड़ी सी भी कहीं डर है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं, मैं कैंसर के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाऊं, तो उनके लिए हमारे ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर प्रीति शुक्ला जी जो एडवाइस कर रही हैं और जो छोटी छोटी चीजें बता रही हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आप सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं या किन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है। इन्हीं सारी इंपॉर्टेंट चीजों को जानने के लिए अभी आगे हमारे वेबिनार के साथ बने रहिए। अभी आपको बहुत सारी चीजें हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति शुक्ला जी बताती रहेंगी। सो डॉक्टर साहब, अभी जब हम लोग ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि इसके क्या रीजंस जिम्मेदार हो सकते हैं, सो दैट कि हमारे साथ जो भी महिलाएं जुड़ रही हैं वो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो सके। देखिए, मैंने आपको बताया ब्रेस्ट कैंसर के एक तो मैंने आपको बताया फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की फैमिली में रन कर रहा है ब्रेस्ट कैंसर, माँ, नानी, मौसी, दादी, माँ, मौसी, नानी, किसी को भी अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है मैटरनल साइड पर, तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। और एटलीस्ट 35 साल की उम्र के बाद ईयरली एक बार अपना ये चेकअप जरूर कराएं और साथ के साथ अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहें। अगर आपको एडवाइस किया जाता है मैमोग्राम, तो मैमोग्राम अपना करा के डॉक्टर को जरूर दिखाएं साल में एक बार, और नहीं तो सोनोमैमोग्राफी तो एटलीस्ट कराई ही जा सकती है। दूसरा, अगर आपको सर्वाइकल कैंसर या फैमिली में सर्वाइकल कैंसर किसी को हुआ है तो अपना पैप्समियर साल में एक बार करा लेना चाहिए। अपना पैप्समियर साल में एक बार करा लेना चाहिए। वो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, वो आपका पैप्समियर कर देंगी, या आप किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास चले जाइए, वो आपका पैप्समियर कर देंगे। तो पैप्समियर इज द इन्वेस्टिगेशन जहां आपका सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट कर सकते हैं हम लोग। तीसरा ये है कि अगर कोई आवाज में परिवर्तन आया है किसी की, जो फीमेल्स स्मोक कर रही हैं, मान लीजिए कुछ लंबे समय तक उनकी आवाज में परिवर्तन आ गया है, तो वो भी आपको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए कि कहीं कोई लैरेंजियल कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है, या अगर मुंह में कहीं कोई घाव है, मुंह कम खुल रहा है, मुंह में सफेदी है या कालापन है या लाल धब्बे हैं मुंह में, तो भी जाके उसको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए। बिकॉज ऐसे लीजन्स जो हैं वो प्री मेलिग्नेंट लीजन्स होते हैं माउथ के, जिनको रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि वो आगे जाकर ऐसा ना हो कि वो कैंसर का रूप ले ले। ओके डॉक्टर साहब, अभी आपने एक टर्म बोला, दैट इज पेप्समियर। यस यस राइट। तो ये क्या किसी टाइप का ये टेस्ट है, क्या है ये, इसको हमारे ये व्यूअर्स के लिए बहुत सिंपल सा एक टेस्ट है जिसमें कि एक फीमेल, ये ओपीडी बेसिस पर किया जाता है, जिसमें हम फीमेल के वेजाइना से एक सेल्स ले लेते हैं एग्जामिन करने के दौरान। एक स्पैचुला से एक थोड़े से सेल्स लेकर उसकी स्लाइड बना लेते हैं और उस स्लाइड को एग्जामिन करते हैं देखने के लिए। इट्स अ सिंपल टेस्ट, कोई पेन नहीं होता है और ओपीडी प्रोसीजर होता है।
ओके, सो डॉक्टर साहब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के अलावा इस समय सर्वाइकल कैंसर को भी बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। इवन जी हाल ही में अभी हम लोगों ने जो बात करी कि बजट अनाउंस करने के साथ ही सरकार ने इसकी वैक्सीनेशन पर बहुत जोर दिया है। जी तो जी क्या मानकर चलें कि क्या इसके भी आंकड़े अभी जैसे कि सामने आया था कि ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या अब इसमें भी इसके भी आंकड़ों में बढ़ोतरी नजर आ रही है? नहीं, देखिए ओवरऑल सर्विक्स का कैंसर तो वैसे पिछले कुछ सालों का जो डेटा है सर्विक्स का कैंसर का डाउनवर्ड ट्रेंड है, जी। बिकॉज जो बेसिक कॉज ऑफ सर्विक्स कैंसर होता था वो अर्ली मैरिजेस होता था, बहुत अर्ली मैरिजेस, और जब बच्चे बहुत सारे होते थे तो रिपीटेड ट्रॉमा होता था सर्विक्स को। तो वो ओवरऑल सोसाइटी में चेंज आया है। अब द एज ऑफ मैरिज हैज शिफ्टेड, अब इतना अर्ली मैरिजेस नहीं हो रहे हैं। बट जो उन्होंने स्ट्रेस किया बात पे वैक्सीनेशन, जो सर्विक्स का कैंसर एचपीवी वायरस की वजह से होता है, एचपीवी वायरस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस ओके। विच यू गेट इट फ्रॉम योर पार्टनर। तो अगर आपको अपने पार्टनर से वो मिल जाता है एंड एनी ये कंडीशंस हैं जिसमें कि आप एचपीवी की वजह से आपको सर्विक्स का कैंसर हो जाए, तो कम से कम जी। उससे बचाया जा सके। ओके। बिकॉज जो सोसाइटी में एक ट्रेंड आया है, चेंज आया है एथिक्स को लेकर, मेरे ख्याल से उन सब चीजों को फोकस करते हुए शायद एचपीवी वैक्सीनेशन की बात हो रही है। ओके, तो सो डॉक्टर साहब इस वैक्सीनेशन के बारे में हमें थोड़ा-सा बताएँगी कि जी कितने एज ग्रुप से इस वैक्सीनेशन को कैसे किस तरह से लिया जा सकता है? जी जी जी, जो वैक्सीनेशन है वो बेसिकली दो ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया गया है। एक यंग गर्ल्स का ग्रुप है जो 9 साल से 14 साल की उम्र में, जिसमें 2 डोजेस दी जाती हैं, और जो दूसरा ग्रुप है वो है अप टू 45 ईयर्स ऑफ द एज, जो फीमेल्स ले सकती हैं 45 ईयर्स की एज तक, जिसमें 3 डोजेस दी जाती हैं, मतलब 0, 1 एंड 6। मतलब एक स्टार्टिंग डे पे डे 0 पर एक डोज, फिर छठवें में, फिर फर्स्ट मंथ और फिर 6th मंथ। और सिमिलरली वो जो यंग गर्ल्स में है 9 से 14 साल की उम्र में, उसमें केवल 2 डोज दी जाती हैं, जिसमें कि डे 0 पे एंड देन डे 6th मंथ पे एक डोज दी जाती है। ओके, सो डॉक्टर साहब क्या मतलब लाइक अब आफ्टर 30s भी इस वैक्सीनेशन को लिया जा सकता है इट जी मीन्स? जी जी, ले सकते हैं, 45 ईयर्स की एज तक ले सकते हैं इस एंड वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन को लेने के लिए क्या पहले इससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह करा लें सो दैट कि ये कंफर्म हो जाए कि अभी इस तरह का कोई खतरा नहीं है, उसके बाद वैक्सीनेशन लें या फिर जनरली जाके इस वैक्सीनेशन को लिया जा सकता है? नहीं, आप रूटीनली एक पैप्समेयर करा लो, पैप्समेयर जी। कराने के बाद रूल आउट हो जाएगा। पैप्समेयर करने के दौरान आपका एक परवेजाइनल एग्जामिनेशन कोई गायनेकोलॉजिस्ट या कोई कैंसर स्पेशलिस्ट कर लेंगी, तो रूल आउट हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, और उसके बाद फिर आप एब्सोल्युटली सेफ है ये इंजेक्शन लेना, वैक्सीन लेना, और आप इसको ले सकते हो। ओके, सो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने सजेस्ट करा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए भी जो सर्वाइकल वैक्सीनेशन है वो बहुत बेनिफिशियल है। तो अपनी टेस्टिंग कराने के साथ वो भी इस वैक्सीनेशन को ले लें तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसका जो रिजल्ट सामने आएगा वो ये कि जो सरकार हमारे लिए कर रही है वो कम से कम हम उसका लाभ उठा सकेंगे, हम उसका फायदा ले सकेंगे। जी और वो जी बहुत जरूरी भी है हमारी हेल्थ के लिए और इस बात के लिए भी कि हम कैंसर के आंकड़ों को कम कर सकें। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड थैंक यू। इसी के साथ आपसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब जो लोग सर्वाइकल कैंसर को फेस कर रहे हैं उनके लिए जी क्या चांसेस हैं रिकवर होने या पूरी तरह से ठीक होने के, क्योंकि अब अगर जैसे देखा जाए तो बहुत सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो क्या जी, उनके लिए चांसेस हैं कि वो ठीक हो सकते हैं पूरी तरह से? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर अब ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते हो, आप एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते हो। कैंसर का मतलब मृत्यु नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अर्ली स्टेज में चले जाते हो, अर्ली स्टेज में आपका कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो हो सकता है कि आपकी स्ट्रेक्टमी प्लान कर ली जाए, जिसमें कि यूट्रस को हम लोग रिमूव कर देते हैं along with the other structures which are necessary to be removed. अगर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो वेयर हम फोकस्ड रेडियोथेरेपी से, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी से, ब्रैकीथेरेपी से वो बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं और आप एक नॉर्मल जीवन
जी सकते हो। एडवांस्ड कंडीशंस में भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है, जब तक कि वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल नहीं जाती है। अगर वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल भी जाती है तो भी अब इतनी अच्छी थेरेपीज हैं, एडवांस्ड कीमोथेरेपीज हैं, टारगेटेड थेरेपीज हैं, जिसमें कि काफी हद तक बीमारी को कंट्रोल करके जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। नॉट ओनली बढ़ाया जा सकता है, बट कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गो टू द राइट पर्सन फॉर द ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली डॉक्टर। जी। और अभी क्योंकि आपके मुंह से जैसे मैंने कीमोथेरेपी का नाम सुना तो एक और बात जहन में आती है कि कई लोग तो इस थेरेपी के डर से ही अगर कोई सिम्टम दिख भी जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि अगर कहीं डिटेक्ट हो गया तो फिर कीमोथेरेपी होगी और बहुत पेनफुल है। तो आपसे मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी या आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो कीमोथेरेपी है वो किस तरह की थेरेपी है और क्या वो वाकई इतनी खतरनाक है जिससे डरने की जरूरत है लोगों को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सी देखिए, कीमोथेरेपी इज बेसिकली एक ऐसी थेरेपी, एक ऐसी दवाइयां दी जाना जिसमें कि जो आपके हमने शुरुआत में बात की थी कि कैंसर कैसे होता है, वो जी। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स 2 दूनी 4 इसकी स्पीड से बढ़ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना हमारा काम है। जी। अब चूंकि वो कैंसर सेल को मारती है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल सेल्स भी इफेक्ट होते ही होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स के, हमारे बाल, ये सारी चीजें इफेक्टेड होती हैं, मैं इसको नहीं नकारूंगी। बट अब ऐसी हमारे पास सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें कि पहले कीमोथेरेपी की वजह से बहुत वो उल्टियां आती थी, बहुत जी मिचलाता था, बट अब इतनी अच्छी सपोर्टिव ड्रग्स हैं जिससे कि हम एटलीस्ट ये उल्टियां और ये जी मिचलाना, इसमें काफी हद तक हम कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ दवाइयां हैं जिनसे बाल गिरते हैं, बट वो बाल वापस आ जाते हैं। बाल एक बार, ऐसा नहीं है कि एक बार आपके बाल गिर गए तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए गिर गए। वो बाल जैसे ही आपकी थेरेपी कंप्लीट होगी, वो आपके बाल वापस आ जाएंगे, और भी अच्छे और अच्छे थिकर बाल होके वापस आएंगे आपके लिए। तो उसके लिए मत डरिए, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और आपने एक बात कही कि क्या कीमोथेरेपी पेनफुल होती है? नहीं, कीमोथेरेपी बिल्कुल पेनफुल नहीं होती है। अब इतनी अच्छी ड्रग्स आ गई हैं कि बॉडी उसको अच्छे से अडाप्ट कर लेती है और बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। साथ के साथ हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं, टारगेटेड थेरेपीज दी जाती हैं। तो और आपकी जिंदगी को एक नया आयाम मिल जाता है इस बीमारी के। मान लीजिए कोई आखिरी स्टेज में भी आता है और उसको अगर आपने कुछ साल जिंदगी के दे दिए, तो मुझे जी। लगता है बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहब आप। एंड इसी के साथ डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि कैंसर पेशेंट्स के लिए लाइफ यूं भी बहुत इजी नहीं होती, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा भी चल रहा होता है, वो दिमाग से कुछ और भी सोच रहे होते हैं, थोड़े डरे हुए होते हैं, थोड़े सहमे हुए होते हैं। तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, ऐसे में उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बात आजकल पिछले कुछ महीनों से अपने सारे पेशेंट से ये बात करती हूँ, और इसके मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अब इस बीमारी के बारे में भूल जाइए आप, और एक रेगुलरली एफर्मेशन के साथ जिए कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। बिल्कुल। इस बीमारी को दिमाग से निकाल दीजिए। इसका इलाज करना मेरा काम है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप। ठीक करना ईश्वर का काम है, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको तो सिर्फ ये महसूस करना है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो गई हो या हो गए हो। तो इस एफर्मेशन को जो लोग अच्छे से पढ़े लिखे हैं, वेल रेड हैं, मेरे पेशेंट्स, मैं तो उनसे कहती हूँ कि आप एक डायरी बना लीजिए और सुबह शाम उसको लिखिए कि ईश्वर बिल्कुल। ने मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया है और मैंने कैंसर पर विजय पा ली है। अब मैं अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जी रही हूँ या जी रहा हूँ। इसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि पेशेंट की विल पावर इतनी बढ़ जाती है जी। और उसको इतनी सकारात्मक जीवन वो जीने लगता है या जीने लगती है, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स मेरे बहुत अच्छे होने लगे हैं। ये शायद मैं ईश्वर की कृपा ही कहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना, वट एवर आप जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, आप वही अट्रैक्ट करते हो।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप अगर बिल्कुल अच्छा है। सोचोगे तो अच्छा होगा, आप ग्रैटिट्यूड में रहोगे तो आप ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट करोगे। तो जो ये कहने लगता है कि मैं स्वस्थ हो गया हूं आपकी कृपा से, ईश्वर की, अल्लाह की, जिसका जो भी भगवान है, उसकी उसकी वजह से मैं ठीक हो गया हूं या ठीक हो गई हूं, तो वो नॉर्मली ग्रैटिट्यूड के प्रोसेस में आ जाता है, और वो वास्तव में उसके ऊपर वो ग्रेस दिखाई पड़ने लगती है कि वो ठीक होने लगता है। बस मुझे लगता है शायद यही सारा खेल है, हार और जीत का। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये वाकई होता है कि आप जिस तरह का सोचते हैं उस तरह की चीजें आपके साथ होने लगती हैं, और जो विल पावर का खेल है वो वाकई बहुत स्ट्रांग है कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप बड़े से बड़े पहाड़ को अपने सामने से हटा देंगे, तो फिर ये तो कैंसर है। और बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारी एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर हो, इतनी अच्छी मोटिवेटर हो, फिर तो पेशेंट का सही होना बिल्कुल बनता है ना। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट सा आ रहा है। जब हम लोग कैंसर के जेनेटिक होने की बात करते हैं, तो अगर कोई मदर है या घर में कोई है कि जिसको कैंसर है, तो आगे जब वहां पर कोई न्यूबॉर्न बेबी आने वाला हो या कोई प्रेग्नेंट हो, तो क्या किसी तरह की कोई सावधानी या किसी तरह की कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी हो सकती हैं जो पहले ही से सारी चीजें व्यवस्था कर ली जाएं कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो एकदम सही हो? नहीं, अभी ये तो मैं अभी ये दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसके लिए जेनेटिक मैपिंग करनी पड़ेगी कि जो बच्चा या बच्ची आई है उसकी जेनेटिक मैपिंग कैसी है, और उसका क्या चांसेस हैं कि वो कैंसर होगी या नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग कराना, और वो बहुत लेटर स्टेजेस की बातें हैं, तो मुझे लगता है कि अभी उन चीजों को ना अट्रैक्ट किया जाए। ओके, सो डॉक्टर साहब, अब आज क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, तो जी, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इसको लेकर? मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने का प्रयास करें। अच्छा भोजन खाएं, घर का बना हुआ खाएं, जंक फूड से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। लाइफस्टाइल को अगर हम अच्छा कर लेंगे, अल्कोहल से दूर रहें, टोबैको से दूर रहें, तो मुझे लगता है कि, और अगर हाँ आपकी फैमिली में कोई इस तरीके का प्रीडिस्पोजिशन रहा है, तो अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो आप इस बीमारी से आपको बचा लिया जाएगा। बाकी ग्रैटिट्यूड में रहें, सब अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा डॉक्टर साहब। एंड क्योंकि अवेयरनेस ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, और अगर हम इसके प्रिवेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो हम जितना हमारे एक्सपर्ट ने बताया, अगर हम उतनी चीजों को फॉलो करते हुए खुद को अवेयर रखेंगे, अपनी सोसाइटी को अवेयर रखेंगे, अपनी फैमिली को अवेयर रखेंगे, और इन सभी को लेकर खुद को अवेयर रखेंगे, तो बिल्कुल जी, कैंसर को मात दे सकते हैं। और कोई जरूरत नहीं है इस बीमारी से डरने की, बस अपनी अवेयरनेस को बोल्ड करिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। जी, जी। एंड हमें इस कंक्लूजन पे पहुंचाने के लिए फिलहाल अपने इस वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपनी एक्सपर्ट को बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि थैंक यू अपना सो मच। इतना इतना कीमती समय निकालकर आज के इस स्पेशल डे पर आप हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ी, और हमारे व्यूअर्स को इतनी ढेर सारी जानकारियां दी। एंड मुझे भी इवन बहुत सारी नई चीजें मालूम पड़ी इस वेबिनार के जरिए, तो मैं आपकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। धन्यवाद। आईनेक्स्ट ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं इस वर्ल्ड कैंसर डे पर इस मुहिम का हिस्सा बन पाई हूँ, और संसार में थोड़ी भी अगर तकलीफ को हम लोग कम कर सकें तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। एंड अपने एक्सपर्ट के साथ अब मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो भी हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़े, और इतनी सारी जानकारियां उन्होंने भी ली। इसके लिए अपने व्यूअर्स का भी हमारे व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आप सबसे लूंगी विदा, पर इसी वादे के साथ कि मिलूंगी फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।